हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 7 की जो आपकी बुक है ना हिस्ट्री की। तो उसका चैप्टर नंबर 8 आप देख रहे हैं। तो इसमें से एक तो मैप वर्क आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिखों का जो शासन है वो कहाँ पर था। ठीक है, उसकी राजधानी जो रणजीत सिंह ने बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। तो आपको ये मालवा, गुजरात, बंगाल, ये जो आपको डाटा दिख रहा है ना, ये सारा आपको पता होना चाहिए मैप में। ठीक है, एक चीज तो आप मैप में से ये कर लेंगे। दूसरे इस मैप में आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है, कि ये जो आप डार्क डार्क देख रहे हैं ना, जो 18th सेंचुरी में जो नए नए रूल्स बनते चले जा रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी दिल्ली तो आपको पता ही, आगरा पता ही है आपको, गुजरात और बड़ौदा, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब इस चैप्टर की समरी में आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, 1765 आते आते भारत को ब्रिटिश ने अच्छे से रूल करने लग गए, भारत को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर मानचित्र में बता रखा है कि मुगल साम्राज्य की भारत सीमा 17वीं सेंचुरी तक कैसी थी, यहाँ तक। और उसके बाद जो है फिर क्या क्या देखा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल धीरे धीरे ये आता चला गया, ये सारा ब्रिटिश रूल यहाँ पे होता चला गया, मतलब ब्रिटिश ने राज करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटिश जीतती चली गई थी। अब पूरी कहानी देखो क्या क्या हुआ था। देखो, पहले मुगलों का राज चल रहा था भारत में। ठीक है, तो 18th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, 1707 में। आप कहोगे सर आप 18th सेंचुरी बोल रहे हो और यहाँ पे 1707 है। देखिए, जब 1701 लगता है ना, तो वो 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना, आपसे पूछ भी सकता है। जैसे अगर 20 सेंचुरी है तो 2000। ठीक है, तो क्या होगा 2000, ये क्या होगा मतलब 20 सेंचुरी होगा या 21 सेंचुरी होगा, बताओ क्या होगा ये होगा 21 सेंचुरी, क्योंकि 2000 जैसे एक आना शुरू हुआ ना, 2000 तो अलग गया, तो 21 सेंचुरी शुरू हो गया। ठीक है, और 100 साल, 100 साल को ना हम सेंचुरी कहते हैं, हिंदी में शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी, ये आपको पता चाहिए। और 10 साल को ना, 10 साल को हम डिकेड कहते हैं, डिकेड, ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये बता रहा है कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तो फिर क्या हुआ, बहुत से पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिल गए। ठीक है, तो वही है, ब्रिटिश सरकार जब जीत गई थी पानीपत की लड़ाई में, तो ब्रिटिश रूल हमारे देश में फिर और ज़्यादा बढ़ता चला गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अंतिम जो राजा था वो औरंगजेब था, जो शक्तिशाली था। शक्तिशाली राजा कौन सा था? अंतिम औरंगजेब था। तो बादशाह ये जो औरंगजेब था ना, इसने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इसका खर्च हो गया। अब क्या हुआ, जब औरंगजेब औरंगजेब तो मर गया, तो धीरे धीरे वहां पे जो अलग अलग व्यक्ति थे ना, वो धीरे धीरे वो शक्तिशाली बन गए। ठीक है, मनसबदार के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया, तो अलग लोग शक्तिशाली बन गए। तो वहां पर जितने लोग अलग अलग थे ना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब मुगलों के द्वारा, जो बाद में जो उसके उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के बाद। ठीक है, और आपको यह रखना कि सूबेदार के रूप में नियुक्त अवजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर कंट्रोल रखते थे। जो सूबेदार के रूप में नियुक्त होता है, सूबेदार का अगर पूछेगा ना क्या कार्य होता है, तो राजस्व, सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन में दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी की जान लेना चाहता है, तो उसके कानून जो बनते हैं वो फौजदारी में आते हैं। और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है, जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, वो दीवानी में आते हैं। ये सारा का सारा काम सूबेदार करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा समरी में मैं अभी बताऊंगा ना फिलहाल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल सत्ता कमजोर होती चली गई, और आसपास के जो वहां पे लोग थे ना, वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनते चले गए। ठीक है, और इस तरीके से जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे ना, वो इसे रोक नहीं पाए। एक चीज आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब जैसे अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे ना, तो सबसे पहले कौन सा याद करने का तरीका है, बादशाह। बादशाह पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, अब आगे सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के जो शासक थे ना, नादिर शाह,
उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। तो अगर आपसे पूछेगा इसमें ना डेट बहुत ज्यादा है। तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, और पूरा नगर धन दौलत सब लूट लिया। ठीक है। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक था जिसका नाम था अब्दाली, पूरा नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। इसने तो बहुत आक्रमण करे, 1748 से 1761 में 5 बार आक्रमण किए, 5 बार। अगर आपसे पूछे ये 18th सेंचुरी में 2 व्यक्ति के नाम बताओ जिन्होंने भारत पर आक्रमण करे, तो 2 नाम आपकी बुक के हिसाब से ये बता दें, एक नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। पहले इसने करा, फिर इसने तो 5 बार लगातार अटैक करता रहा और कितना लूट के ले गया। और नादिर शाह जो था उसने क्या क्या लूटा यह सारा बता रखे। नादिर शाह ने कम नहीं लूटा, 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, और यहाँ तक कि आपसे पूछ लेगा ना कि मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया, तो आप बता दोगे नादिर शाह के द्वारा। ठीक है। तो याद रखना। और इससे क्या हुआ कि जो मुगल सल्तनत थी उसके जो जितने उत्तराधिकार थे वो भिखारी बन गए, बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। समझे मेरी बात। और आगे सुनो। तो ये कह रहा है कि अब क्या हुआ, वहां पे जो अब भारत के अंदर अभी भी जैसे जो जो लूट कर ले गए और कई लोग यहाँ पे बसने लग गए, तो भारत के अंदर जो अभिजात वर्ग थे ना, अभिजात, वो 2 भागों में बट गए, एक ईरानी और एक तुरानी। जो तुरानी होते थे तुर्क के मूल के थे, तुर्क के मूल, जो तुर्क से बिलोंग करते थे। और काफी समय तक प्रवृत्ति मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे, और ये दोनों इतने शक्तिशाली बन गए, अभिजात वर्ग इतने शक्तिशाली थे कि जो मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे वो इनके गुलाम से बन गए, इनकी कठपुतली बन गई। ठीक है। और आपको याद रखना है कि 2 मुगल बादशाह थे, एक था फर्रुख सियार और आलमगीर द्वितीय। ठीक है। इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। और 2 अन्य बादशाह थे, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उनके अभिजातों ने क्या कर दिया, उनको अंधा कर दिया। तो इतना मतलब पूरा इनका हुआ था मुगलों के साथ। ठीक है। तो मुगल सम्राट की सत्ता धीरे धीरे पीछे होती चली गई, तो भारत के अंदर और जो सत्ता आई थी वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनती चली गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर राजपूतों के बारे में, और ये कि जैसे मुगल सम्राटों की जब सत्ता खत्म हुई थी ना, तो जो सूबेदार बड़े बड़े जमीन के मालिक थे उनकी शक्ति सबसे पहले कहाँ से शक्तिशाली हो गई थी, अवध में, बंगाल में और हैदराबाद। अब राजपूतों के बारे में सुन लो। देखो, बहुत से जो राजपूत घराने के, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे थे। पता है, ये मुगलों की सेवा करते थे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने अपने गुट बनाने शुरू कर, अपनी शक्तियां जो है ना बनाने शुरू कर दी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया रणनीति में अपने पैर फंसा दिए, मतलब जो गुट बन रहे थे ना उसमें इसने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। और राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया, मतलब ये सूबेदार मतलब एक सूबे मतलब एक इलाके के मालिक बनने लगे, वहां पे अपना कंट्रोल दिखाने लगे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई, ये याद रखना। अगर अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी, कहाँ का राज मिल गया, गुजरात। ठीक। और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। और जो बादशाह जहांदार शाह जो थी ना, उसने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया, मतलब अब ये इस पद के मालिक हैं। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग गुट बनते चले गए भारत में, और उनका शासन होता चला गया। और ये याद रखना कि सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित करी, और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। फिर आगरा की सूबेदारी मिल गई। और 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे रुक गया। तो देखो, अगर ये जो राजपूत थे ना बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में मराठों के अभियान चले, जिससे इनकी शक्ति सीमित हो गई। क्या हो गई, सीमित हो गई। देखो, अगर आपसे पूछेगा ना कि मेहरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो आप बता दोगे जोधपुर में। ठीक है। तो ये देखो, 1732 में फारसी विद्वान राजा जयसिंह का वर्णन लिखा गया, राजा जयसिंह के बारे में बताया गया, उसकी तारीफ लिखी गई है। ठीक है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, और उसके पास सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। इतना मतलब कुछ था इसके बाद। और इस जो राजा जयसिंह था ना, इसका भ्रम नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, इतनी ताकत थी। ठीक है। ये आपको रहना, और ये जो है ना, ये भी एक बार पॉइंट जो है पढ़ लेना इसको। ठीक है। जो आपकी बुक में अवेलेबल है।
अब आ जाओ सिखों के बारे में यहाँ क्या बता रखे हैं। तो मेहरगढ़ का किला अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ है वो, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद सिख हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए इनके जो गुरु है ना, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है। याद रखना, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने ही राजपूत और मुगल शासकों से लड़ाइयां लड़ी। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी इस धरती से चले गए, ठीक है। और बंदा बहादुर जी, जो बंदा बहादुर जी है, उन्होंने जो है खालसा का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया। और बाबा गुरु नानक जी पहले गुरु हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी वो 10वें गुरु हैं। उन्होंने जो है अपना सिक्का गढ़ के पूरे शासन को और जरा सुदृढ़ और जरा मजबूत बना दिया। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया था, और 1716 में उन्हें मार दिया गया था, ठीक है। आपको मेन याद रखना है, मेन। देखिए अगर आपसे पूछे ना कि सिखों के दो दल या दो संगठन कौन से थे, एक जत्था, दूसरा मिसलो। और जत्थे और मिसले की जो सिख सेना थी ना, उसे दल खालसा कहा गया। अगर आपसे दल खालसा के बारे में पूछेगा ना तो आप बता देना। और राखी व्यवस्था पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। और धीरे धीरे संगठित बहुत ज्यादा हुआ। और इन्होंने, क्योंकि खालसा जो पंथ चल रहा था, तो फिर इनके जो और जो शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो उन्होंने एक संगठन बना रखा था, एक समूह बना रखा था। तो उन्होंने गुरु मत्ता, इनके गुरु के प्रस्ताव से जो भी निर्णय लिया जाता था वो बोला। और इसमें यह था कि अगर कोई भी, जैसे किसान है, उसे अपनी रक्षा करनी है, तो उससे अपनी जमीन का 20% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तो उसकी रक्षा की जाए। तो इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था। तो इस 20% जो टैक्स लिया जाता था, इसे राखी व्यवस्था कहते थे। राखी क्या बोलते थे, राखी व्यवस्था, याद रखना इसको। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को प्रेरित किया था, और उन्होंने बोला था कि भाग्य में ही होगा, राज करेगा खालसा, ठीक है। तो इस तरीके से 1765 में उन्होंने अपने सिक्के गढ़े, ठीक है, ये याद रखना। और और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसमें एक और है ना राजा, महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने पूरे सिखों में एकता लाई। 1799 में लाहौर को राजधानी बनाया था। देखो मराठों के बारे में आपसे अगर पूछेगा तो आप यहाँ पर बता देना कि इसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा हुए, व्यक्ति हुए, वो शिवाजी हैं। उन्होंने सबको संगठित किया और स्थायी राज्य की स्थापना करी, ठीक है। और उसमें उन्हीं के शासन काल में जो है ना इतना अच्छे से काम किया गया, सब लोग संगठित होकर मुगलों से लड़ाई लड़ने लगे। और पेशवा जो है प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे मराठा के अंदर काम करते हैं, और इन्होंने सबको सुसंगठित किया और काफी आगे जाके कई प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलों को टक्कर दी, ठीक है। 1720 से 1760 में मराठा साम्राज्य बहुत फैला, ठीक है। और मराठा की शक्ति की वजह से मुगलों की जो शक्ति है वो जरा कमजोर पड़ गई थी, ठीक है, ये आपको याद है, ठीक है। और आपको याद रखना कि जो चौथ है ना, चौथ क्या, टैक्स लेने का, ये मराठाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए, ठीक है। और 1730 के दशक में मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। और उन्होंने जो टैक्स लगाया अपने क्षेत्र पर, कहाँ पर लगाया, मालवा और गुजरात में, तो उसको चौथ या स्वदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। तो याद रखना, अगर पूछेगा चौथ या स्वदेश मुखी क्या है, तो आप बोलोगे मराठा द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है जो मालवा और गुजरात में लिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से मराठा की शक्ति बहुत बढ़ती चली गई। और लेकिन फिर क्या हुआ, 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ना, तो अन्य शासकों की ने हेल्प नहीं मिली, जिसकी वजह से ये हार गए, ठीक है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन इसमें यही है ना। देखो जाटों के बारे में सुन लो। देखो 7वीं और 18वीं शताब्दी में जाटों की शक्ति बहुत ताकतवर थी, ठीक है। उन्होंने चूड़ामन के नेतृत्व में, चूड़ामन याद रखना जाटों में, ठीक है, उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक उन्होंने दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में अपने क्षेत्र पर बीच में बसाना शुरू कर दिया। उन्होंने दोनों के बीच में एक शहर बसा दिया उन्होंने, ठीक है। और ये आगरा शहर के भी अभिरक्षक बन गए थे। और जाट होते कौन है, बोले ये समृद्ध किसान थे, अमीर किसान थे। और पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहरों में इनके व्यापारिक केंद्र थे। और सूर्यमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। याद रखना
याद रखना सूरजमल को, ठीक है। देखो 1739 में ना नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर से लूटा था। तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जौहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से ले लिए, 15,000 सैनिक सिखों से ले लिए, और इसके बलबूते पर मैं मुगलों से लड़ा था। ठीक है, मुगलों से लड़ा तो देख लो। जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया था। पूछेगा ना बाग महल किन की तरह बनाया गया, तो ये जाटों की तरह बनाया गया। और यहाँ पे शाही वास्तुकला थी, और शाहजहाँ के युग में इसे जोड़ा गया इसमें, और दीग की इमारतें उन्हें रूपों में नमूने पर बनाई।